मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य के अंतर्गत एक क्लास पीछे हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मगध, जिसमें बताए थे कि मगध साम्राज्य में क्रमशः 4 वंशों का शासन आता है। पहले पढ़े थे हर्यक वंश, जिसका स्थापना से बिंबिसार के द्वारा किया गया। उसके अंतर्गत 3 राजाओं के बारे में पढ़े। हर्यक वंश के अंतर्गत 3 राजा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। इसके अलावा और एक वंश आता है जो मगध पर कब्जा करता है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश जो है क्रम से बताए थे, पहले जैसे हर्यक वंश आता है तो हर्यक वंश के लास्ट में जो है उसके बाद स्थापना किया जाता है शिशुनाग वंश का। फिर शिशुनाग वंश का जब अंत होता है उसके बाद नंद वंश का स्थापना होता है। फिर नंद वंश जैसे समाप्त होता है उसके बाद कौन आता है? मौर्य वंश। कौन आता है? मौर्य वंश। तो क्रम से शासन चलते रहता है, ठीक है। लोग आ रहा है, जन्म लेकर मर रहा है, राजा बदलते जा रहा है, वंश आते जा रहा है, ठीक है। और एक चीज होता है कि कोई राजा अच्छा होता है, कोई कोई थोड़ा सा बुरा होता है। जब बुरा होता है तो अपने पद से गंवाना हो जाता है उसे। तो जरा देखो, ध्यान से एक बार रिकॉल करते हैं। चूंकि मगध साम्राज्य जो पढ़ रहे हैं, मगध का पूरा एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्रम से पूरा कहानी की तरह जैसे याद रहना चाहिए पूरा, इसमें भूलोगे नहीं कभी। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि मगध साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है, मगध। और मगध का जो है शक्तिशाली होना, इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण ये था, इनका जो दोनों राजधानी था, क्रमशः पाटलिपुत्रा और प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, ठीक है, दोनों ही जो है भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। क्योंकि राजगिरी के बारे में जानते थे क्या, वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसके दरवाजे पर जो है पत्थरों का दीवार बनाया गया था। साथ ही साथ इसका जो पटना, जो उदयन के द्वारा बसाया गया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, ये भी जो है बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसलिए क्योंकि यह जो है जल दुर्ग द्वारा घिरा हुआ था, पानी था चारों तरफ नदियां, तो कैसे आक्रमण करता, तो सुरक्षित राजधानी। और बताए थे आदमी कोई भी अपना विकास करता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा। अपने आप को पहले सेफ्टी महसूस करोगे तभी कुछ अलग करने का सोचोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम लोग को बताए थे कि आर्मी वाला जो है, फौज वाला, वो पहले सुरक्षित होता है, ठीक है, तब सामने वाले पर अटैक करता है। नहीं कि बाहर में इसे खड़ा होकर दे रहा, वो तो बचेगा, इसलिए पहले सेफ्टी, बंकर में छिपके या फिर उसके बाद वार करता है। तो उसी प्रकार से तो भौगोलिक दृष्टि में समझ गए, ऐसा बात था। दोनों राजधानी बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ जो है आसपास का जमीन जो है जलोढ़ मिट्टी था, जिससे बहुत अधिशेष उत्पादन होता था, ज्यादा उत्पादन होता था। इसे भी एक कारण रहा मगध के उत्कर्ष का। साथ ही साथ जो है आसपास का जो जंगल था, आसानी से लकड़ी उपलब्ध हो जाता था, लकड़ी, इमारती लकड़ी मिलता था, जिसके अंतर्गत क्या करता था, नाव बनाना आसान हो गया था। साथ ही साथ किलेबंदी में सहायता मिलता था, रथ बनाने में सहायता मिलता था। इसलिए यह महाजनपद जो है मगध आगे निकला। और साथ ही साथ इन जंगलों से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है, ज्यादा संख्या में हाथी पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल जो है युद्ध के दौरान किया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा कारण रहा मगध के उत्कर्ष का। अब मगध के उत्कर्ष के साथ साथ हम जानते हैं राजनीतिक कारण के अंतर्गत यहाँ पर जो है समय समय पर बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली राजाओं का आगमन हुआ है। और मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक का संस्थापक माने तो हम बिंबिसार को मानते हैं। किसको मानते हैं? बिंबिसार को। और बिंबिसार का उपलब्धि ये था, एक चीज देखो रिलेट करके याद रखो, इसमें भी आएगा कुछ चर्चा उसका, इसीलिए थोड़ा सा री कर दे रहे हैं। बिंबिसार जो है अंग को जीता, अंग को जीत कर यहाँ का राजा बना दिया अपने ही पुत्र अजातशत्रु को, ठीक है। लेकिन ये जो है बिंबिसार अवंती से नहीं निपट पाया, अवंती से नहीं जीत पाया, अंततः दोनों में समझौता हो जाता है, ठीक है। चंड प्रद्योत वहां का राजा था, जो कि बाद में पीलिया रोग से पीड़ित हुआ था, तो इसका महावैद्य जो था, ठीक है, जीवक, उसके इलाज के लिए गया था। तो बिंबिसार और अवंती के बीच में जो युद्ध था, खाई था, हालांकि समझौते में बदल गया, लेकिन कहानी समाप्त नहीं होता। उसका बाप ना समझौता किया, बेटा तो नहीं किया। फिर जब बिंबिसार के बारे में इतना जाने, तो बिंबिसार के बाद अगला शासक आता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु कहा जाता है जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। लेकिन कहाँ पता था, जैसे इसने बाप का हत्या किया, उसका भी बेटा ही हत्या कर देगा। शत्रु तो अपने घर में ही पल रहा था, ठीक है। तो अजातशत्रु का क्या क्या उपलब्धि था? सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था। उससे भी यहाँ है महापद्मनंद, लेकिन उसके बारे में देखो, बिंबिसार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कौन था? अजातशत्रु। क्योंकि इन्होंने जो है वज्जी संघ पर अधिकार कर लिया, जो उसके पिताजी के वश का बात नहीं था, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि 8 गणराज्यों का समूह था वज्जी संघ। और इन्होंने एक तरीका अपनाया, उन्होंने क्या करा, वहां में फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई। उन्होंने फूट डाला, वहां के लोगों को असंतुष्ट कर दिया, कहा, और
उस पर जो एक आक्रमण करने का, हमला करने का एक ही तरीका इन्होंने दिया, रीजन बताया, ये कौशल का सहयोगी है, कौशल को सपोर्ट करता है, क्योंकि कौशल काशी पहले इन्होंने भी जीत चुका था। और कौशल काशी में बताए थे कि कौशल का राजकुमार था वहां का, सॉरी वहां का जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बेटी वजीरा से ही शादी कर लिया था। किसने? अजातशत्रु, यानी सौतेला मामा का बेटी से, ठीक है, मामा के बेटी से। तो इस तरह से जो है वज्जी में क्या होता है, वज्जी युद्ध में इन्होंने फुट डालकर विजय प्राप्त करी। तो इसके अंतर्गत इन्होंने जो है युद्ध के दौरान सबसे पहली बार जो खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, महाशिलाकंटक और रथ मुसल। महाशिलाकंटक था, शिला मतलब था पत्थर, पत्थर को फेंकने वाला, ठीक है, एक बड़ा सा रथ ऐसा बना हुआ था, उसमें पत्थर डालता था और गुलेल की तरह होता था और पत्थर फेंका जाता था उससे, जिसकी जो उधर सामने जो सैनिक है, विपक्षी पार्टी है, उस पर गिरता था तो मर हो जाता, इतना पत्थर फेंकेगा तुम्हारे पर गिर जाएगा, तुम बचोगे, सीधे को लड़ जाओगे, ठीक है। तो महाशिलाकंटक बड़ा बड़ा पत्थर फेंका जाता था और इसमें सफल भी हुआ, गुलेल की तरह यंत्र होता था। साथ ही साथ दूसरा हथियार था रथ मूसल, रथ के आगे जो है पंखा लगा हुआ था, सामूहिक हत्या होता था उसके अंतर्गत, जैसे तुम लोग, और बाहुबली मूवी में जो दिखाया गया है रथ मूसल, जो कि भल्लाल देव जो है रथ के आगे जो है पंखा लगा रहता है, सामूहिक हत्या करता है, आगे जितना भी आता है सबको उड़ा देता है पंखा की तरह, जहाज की तरह। सेम टू सेम यहीं से कॉपी किया है। क्वेश्चन पूछे कहां से कॉपी, मतलब कहां का हथियार है वो, तो वज्जी संघ से जो युद्ध कर रहा था, वज्जी युद्ध का है वो, ठीक है। तो मूवी में कुछ भी फ्लॉप नहीं दिखा जाता, कॉपी करके जो होता है वही। तो इन्होंने जो है अजातशत्रु ने दो बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, महाशिलाकंटक और रथ मुसल, और इसी के अंतर्गत इस वज्जी युद्ध में आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था मखली गोसाल मारा जाता है, ठीक है। और अंततः जो है इन्हें अवंती से इसे धमकी मिलता है, क्यों? क्योंकि अवंती वत्स पर कब्जा कर चुका था। जब वत्स पर कब्जा करता है तो इसे एक मैसेज आता है शायद इस पर भी, और इस डर के मारे अजातशत्रु ने क्या करता है, किलाबंदी प्रारंभ कर देता है। हालांकि इसके शासनकाल में अवंतियों का इस पर हमला नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़े कि उसका पुत्र जो है उदयन, उन्होंने पिताजी की हत्या करा। इसका सबसे बड़ा उपलब्धि यही था, इन्होंने जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, उन्होंने नया शहर गंगा सोन और पुनपुन नदी के तट पर जो है एक नगर बसा है पाटलिपुत्रा, और यहाँ पर राजधानी बनाई। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अब यही था 3 शासक किसके, हर्यक वंश के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं क्या, अगला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है ही। इसके अंतर्गत क्या होता है, शिशुनाग वंश का स्थापना होता है। कैसे होता है, उदयन का पुत्र था, ठीक है, और हर्यक वंश का अंतिम शासक कहा जाता है नागदशक को। किसको? नागदशक। तो नागदशक यहाँ पर लिखे हैं, नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक और कमजोर शासक था, ठीक है, नागदशक। और ये नागदशक कौन था? उदयन का पुत्र था। किसका था? उदयन का पुत्र। उदयन का, चूंकि उदयन शासक है, अब उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही बनेगा, तो उदयन का पुत्र जो था नागदशक, वह शासक बना। और क्या हुआ, इसका एक आमत्य था, यानी मंत्री था शिशुनाग, उसके ही मंत्री ने, ऐसे आमत्य मिलेगा तुमको किताबी भाषा में, ठीक है। अमत्य का मतलब होता है मंत्री। क्या होता है? मंत्री। तो नागदशक का एक मंत्री था, अमत्य था कौन? शिशुनाग। इन्होंने ही इसको पद से हटाकर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। तो याद रखना, और यह स्थापना जो है 394 ईस्वी में किया है। और अगर संपूर्ण रूप से बात करें तो शिशुनाग वंश का शासन रहता है 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक। और इस शिशुनाग वंश के अंतर्गत 2 राजा आता है। पहला हो गया तुम्हारा शिशुनाग, और इसी का पुत्र एक कालाशोक। कौन? कालाशोक, ठीक है। 2 शासक का शासन रहता है। उसके बाद जैसे आगे नंद में बढ़ते हैं, नंद में भी जो है 2 ही शासन। पहला होगा महापद्मनंद, उसका बेटा आता है कमजोर ऐसा बेचारा घनानंद, इसका तो खेले खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या समझ रहे हैं? शिशुनाग वंश का अगर स्थापना पूछे किसने किया है, तो याद रखना शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया है। इसमें नाम में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि वंश का नाम उसी के नाम पर है, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया है? शिशुनाग ने। तो यह एक क्वेश्चन तो क्लियर, शिशुनाग वंश का स्थापना किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि शिशुनाग जो है इन्होंने किसकी हत्या करके या किसको हटा करके जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? नागदशक है। देखो इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है, मस्त ऐसा। देखो याद रखने का तरीका, ये जो है नागदशक, ठीक है, नागदशक। अगर नागदशक का इंग्लिश करेंगे NAGDASAK, दशक। दशक मतलब डसना, सांप जो डस लेता है, ठीक है, नागदशक। नागदशक को जो है कौन डसाता? नाग का बच्चा जो होता है शिशु। शिशु मतलब क्या होता है? बच्चा। शिशु मतलब क्या होता है? बच्चा। नाग का जो बच्चा है वही डस लिया, किसको? नागदशक को, ठीक है, मतलब नादशक को, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो जब डस लिया तो मरना तैयार है, तो याद रख लेना शिशु नाग।
ठीक है। शिशु नाग जो है, नाग का जो बच्चा है किसको डस लेता है, नाग डसक को, ठीक है। एक तरह से जी जौन आदमी को डस लिया, जौन व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को काट लिया उसको कह देंगे कि इसको नाग डस लिया है, यानी कि नाग डसक, ठीक है। और नाग डसक को कौन डसा है, शिशु नाग, नाग का बच्चा शिशु, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। पहला, शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग के द्वारा, और किसके स्थान पर इन्होंने जो है अपने ही शासक, अपने ही राजा, अपने ही मालिक, ठीक है, नाग दशक को हटाकर और खुद मंत्री था और क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, कहाँ का, मगध का। आगे बढ़ते, इनका सबसे बड़ा उपलब्धि यही था, किसका, शिशुनाग का। क्या करते, जो 100 वर्षों से पुरानी इसकी शत्रुता थी, दुश्मनी थी अवंती के साथ, इन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा उपलब्धि जो ना बिंबिसार कर सका। बिंबिसार क्या होता है, अंततः उन्होंने समझौता कर लेता अवंती के साथ, करता कि नहीं करता है, अवंती के साथ समझौता। अजातशत्रु बेचारा डर के मारे थर थर कांपता था, कहता तो घेराबंदी कर लिया उससे डर के मारे। तब आके काम कर कौन कर डालता है, शिशुनाग। क्या करता है, अवंती का जो उज्जैनी था उसको नष्ट कर देता है, और अंततः जो अवंती जो है मगध का हिस्सा बन जाता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ध्यान दो, इन्होंने राजधानी क्या करा, अभी जस्ट बताया है कि पहले जो इसका पिताजी था, अब्बू जान था, कौन था, शिशुनाग, उन्होंने राजधानी अस्थायी तौर पर वैशाली ले गया। जैसे उसका पुत्र बनता है कालाशोक, फिर वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्रा कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, ट्रांसफर कर लेता है, ठीक। तो राजधानी बना। और इसमें सबसे बड़ा उपलब्धि यही है, बड़ा क्वेश्चन इससे बनेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, ध्यान दो, बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध सभा, बौद्ध धर्म का जो लोग है, धर्म गुरु बैठता है, उसमें सभा बात विचार होता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के समय में हुआ, किसके समय में, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरा बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में, कालाशोक। और क्वेश्चन पूछेगा कालाशोक किस वंश से संबंधित था, शिशुनाग वंश से, किसे, शिशुनाग वंश से, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो शिशुनाग वंश से संबंधित था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था, कहाँ हुआ था, वैशाली में, ठीक है। इसी के समय, किसके समय, कालाशोक के समय, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन याद हो गया। पहला तो ये, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो राजा था, वहां का शासक था कालाशोक, किस वंश से संबंधित था, शिशुनाग वंश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में, कहाँ पर, वैशाली। तो यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जानते हो इसको जो है, कालाशोक को 10 पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 10। और 10 पुत्रों के द्वारा जो है लगभग 22 वर्षों तक शासन किया गया। अब तो इसका पुत्र जो है कालाशोक का 10 पुत्र था, और 10 पुत्र जो है मिलकर एवरेज दिखा गया है 22 वर्षों तक शासन किया, लगभग 344 ईस्वी पूर्व तक। कब तक। और ऐसे अंतिम शासक पूछेगा ना, अगर तुम लोग से पूछ ले कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि अंतिम शासक जो था, ठीक है, तो हम उस कालाशोक को बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके अलावा कालाशोक का 10 पुत्र आया जिसके द्वारा 22 वर्षों तक शासन किया गया। तो ये क्वेश्चन ही फॉलोअप खा जाएगा। क्या क्वेश्चन कहेगा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, हम इसमें कंफर्म नहीं है। अगर ऑप्शन में आएगा तो हम मार देंगे कालाशोक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर उसके पुत्र का जो शासन आता है उसमें कुछ ज्यादा खास विशेषता नहीं है, ना ही उसका नाम हमें कहीं पर मिलता है, कोई स्रोत ही नहीं जानने का। तो याद रखना कि इसके पुत्र के द्वारा जो है 22 वर्षों तक शासन किया गया। कितने पुत्र थे कालाशोक को, 10। और जो है कब तक, 344 ईस्वी पूर्व तक। कब तक, 340। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जैसे शिशुनाग वंश जो अंतिम चरण में आता है, पतन की ओर होता है, उसी समय जो है महापद्मनंद के द्वारा जो है नंद वंश का स्थापना किया जाता। कैसे कहा जाता है, हमें कहाँ से जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है बाणभट्ट का जो किताब है, ठीक है, पुस्तक है हर्षचरित, ठीक है। किसके, अब क्वेश्चन पूछेगा हर्षचरितम किसकी रचना है, बाणभट्ट का। किसका, बाणभट्ट का। बाणभट्ट का जो रचना है हर्षचरित, इससे हमें जानकारी मिलता है। अगर हर्षचरित का बात माने तो कहा जाता है इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था काकवर्ण, वह जो है काकवर्ण एक बार जो है अपने ही राजधानी पाटलिपुत्रा में घूम रहे थे, और महापद्म नाम का एक व्यक्ति, ठीक है, महापद्मनंद नाम का एक व्यक्ति उसे चाकू मारकर हत्या कर देता है और नंद वंश का स्थापना करता है। तो इतना याद रखना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट, हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, हर्षचरित से। और हर्षचरित का लेखक कौन है, बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। तो क्लियर हो गया कि काकवर्ण जो है राजधानी घूम रहा था, और महापद्म नाम का एक व्यक्ति
जिन्होंने क्या करा, चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी, और उसी के स्थान पर कौन सा वंश स्थापित किया, नंद वंश। कौन सा, नंद वंश। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, शिशुनाग वंश क्लियर कर लिए। शिशुनाग वंश में दो ही राजा आया, ठीक है, एक आया तुम्हारा शिशुनाग, दूसरा आया कालाशोक। हालांकि उसके बाद 10 पुत्रों का भी शासन होता है 22 वर्षों तक। और तो हम समझ गए शिशुनाग वंश के अंतर्गत दो ही शासक, पहला शिशुनाग, दूसरा कालाशोक। और कालाशोक का हत्या करके, यानी कि काकवर्ण का हत्या करके महापद्म नंद व्यक्ति के द्वारा हत्या किया जाता है, ठीक है, चाकू मारकर। और कौन सा वंश बनाया जाता है, नंद वंश। और याद रखना, नंद वंश जो है भारतीय इतिहास का पहला शूद्र वंश है। शूद्र वंश मतलब हम जानते हैं प्राचीन काल में जो है समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। पहले जाति पाति नहीं था, पहले 4 ग्रुप था, 4 समूह था प्रारंभिक तौर में। अगर बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। क्षत्रिय हो गया, उसका काम था शासन चलाना, युद्ध में सैनिक में भर्ती होगा क्षत्रिय खाली, उसमें तुमको ने शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। ब्राह्मण हो गया 2 वर्ण, और शूद्र हो गया, और शूद्र साथ ही साथ कौन सा, वैश्य। ये सब नीचल का छोटा जाति होता था, गांव से बाहर रहा करता था, बहुत दलित जिसको पिछड़ा कर सकते हैं। तो अगर भारतीय इतिहास में पहला शूद्र वंश आता है, ठीक है, कौन किस वंश के रूप में, नंद वंश के रूप में, ठीक है। और नंद वंश का शासन जो है 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक। हालांकि 324 ईस्वी पूर्व तक भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। और नंद वंश के अंतर्गत जो भी है दो शासक आता है, जिस तरह से शिशुनाग वंश के अंतर्गत 2 शासक, ठीक है, शिशुनाग और कालाशोक, उसी तरह से जो है नंद वंश के अंतर्गत 2। और याद रखना, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो है यही महापद्मनंद था, जो कि एक कौन था, एक शूद्र था, ठीक है, निचली जाति का लोग था, ठीक है। और याद रखना, देखो, नंद वंश का संस्थापक अगर बात करें, क्वेश्चन पूछेगा नंद वंश का स्थापना किसने किया है, महापद्मनंद के द्वारा। इसमें भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे, क्योंकि नंद इसमें लगा हुआ है, ठीक है, महापद्मनंद। और महापद्मनंद जो है यहीं से क्या निकला है, नंद, ठीक है। अपने टाइटल पर ही नाम रख दिया, जैसे शिशुनाग में अपने नाम पर ही वंश का नाम रख दिया शिशुनाग वंश, उसी तरह से यहाँ पर जो है नंद वंश का स्थापना, इसका टाइटल जो है महापद्म नंद, नंद वंश का स्थापना किया। और यह एक शूद्र था, क्या था, शूद्र। महापद्म नंद कौन था, शूद्र था। इसकी जानकारी में कहां से मिलती है, पुराणों से मिलती है। कहां से मिलती है, पुराणों से। और पुराणों से ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है, इन्होंने इसे जो है सर्व छात्रांतक एवं भार्गव कहा गया। अब मन में सवाल आएगा, इस सर्व छात्रांतक और साथ ही साथ भार्गव क्या है। सर्व छात्रांतक का मतलब हुआ सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि हम जानते थे शासक वर्ग में कौन जाता था, शासन कौन करता, क्षत्रिय करता था। कौन करता था, क्षत्रिय। पहली बार क्षत्रियों का नाश करके एक शूद्र निचली जाति का लोग राजा बनता है, इसलिए इसे जो है सर्व छात्रांतक कहा गया। कहां पर, पुराणों में। कहां पर, पुराणों में। साथ ही इसे भार्गव का मतलब हुआ कि परशुराम का अवतार। भार्गव कौन है, परशुराम का अवतार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महापद्म नंद जो है इसे सर्व छात्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, विनाश करने वाला, साथ ही साथ भार्गव यानी कि परशुराम का अवतार कहा गया है। यह जो जानकारी हमें कहां से मिलती है, इसका स्रोत क्या है, पुराण है। क्या है, पुराण। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इन्होंने उपाधि भी धारण किया था। क्या उपाधि धारण किया था, 2। हालांकि इंपॉर्टेंट एक है एकराट, दूसरा एक छत्र, ठीक है। तो महापद्मनंद के द्वारा जो है, देखो महापद्मनंद देखना कितना शक्तिशाली है। पहले तो इसे पुराणों में कहा गया है सर्व छात्रांतक, साथ साथ भार्गव। उसी तरह से जो है महापद्मनंद को परशुराम का अवतार कहा गया यानी भार्गव, और साथ ही साथ कहा गया सर्व छात्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। पुराणों में ये कहा गया। अब देखो, इसे साथ ही साथ इन्होंने उपाधि धारण करा। कौन सा, एकराट की उपाधि। कौन सा उपाधि, एकराट। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है कौन वे शासक हुए जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद ने। किसने किया था, महापद्म। एकराट का मतलब हो गया एक ऐसा प्रभुत्व संपन्न जिसने सभी शासकों का अंत कर दिया, ठीक है। एकराट, एक अर्थ आ रहा है, अकेला ऐसा व्यक्ति, अकेला ऐसा प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति जिन्होंने सभी शासकों का विनाश कर दिया, अंत कर दिया, ठीक है। एकराट का मतलब यही होता है। तो याद रखना, क्वेश्चन जो है महापद्मनंद जो है कौन सा उपाधि धारण किया था, एकराट का। और एकराट का मतलब क्या होता है, एकराट का मतलब होता है एक ऐसा प्रभुत्वशाली व्यक्ति, ऐसा प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति जिन्होंने सभी राजाओं का नाश कर दिया, ठीक है। और साथ साथ एक छत्र का भी उपाधि। तो महापद्मनंद 2 उपाधि, कौन कौन सा, एकराट और एक छत्र। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा, कलिंग विजय करता और कलिंग पर कब्जा कर लेता। कौन, महापद्मनंद, क्योंकि जानते सबसे शक्तिशाली था। और महापद्मनंद जो है कलिंग विजय करता और वहां से विजय पदक के रूप में वहां से जीत कर, ठीक है, जीना की मूर्ति लाता है, जिसे हम लोग जीन सेन भी कहते हैं, याद रखना।
मूर्ति वहां से लाता है कहाँ, मगध। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग विजय के दौरान जो है महापद्मनंद के द्वारा कलिंग से किसकी प्रतिमा लाई गई थी, जिनसेन की। किसकी, जिनसेन की या फिर जीना की, किसकी, जीना की मूर्ति उठाकर वहां से लाया था। विजय पदक, जैसे हम लोग जानते हैं ना क्रिकेट विकेट खेलता है या कोई प्रतियोगिता होता है, जो जीतता है उसको विजय पदक ज्यादा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, मेडल पहनाया जाता है, हाथ में कुछ दिया जाता है, ठीक है, राशि भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको स्वागत कुंजिल करेगा, मन हुआ उठा के लेकर आ गया। ये जो कि बड़का लोग बैठा, हाँ हमारे यहाँ जीत के ले जाओ, ले लो मूर्ति ले लो, ऐसा बात नहीं, ये लोग जबरदस्ती उठा के ला लिया था। तो क्लियर, कलिंग विजय किसने प्राप्त किया, कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया, महापद्मनंद ने, ठीक है। और महापद्मनंद ने कलिंग विजय प्राप्त करके वहां से विजय पदक के रूप में क्या लाया था, जिनसेन की मूर्ति यानी जीना की मूर्ति, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, ठीक है, महासांघिक कौन सा वंश था, महाबोधि वंश। देखो ओहो वो काला सुख में बहुत दूर चले गए। देखो इसको जो 8 पुत्र थे, किसको, महापद्मनंद को। और महापद्मनंद को जो 8 पुत्र थे, उन पुत्रों में से सबसे अंतिम पुत्र उसका था, ठीक है, घनानंद। और घनानंद ही अंतिम शासक बना किसका, नंद वंश का, घनानंद। और घनानंद बहुत ही कमजोर शासक था, बहुत ही घटिया कह सकते हो। इन्होंने क्या करा, बहुत सारा कर जनता पर थोप रखा था, जिससे जनता इससे नाखुश था, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। जैसे मान लो तिनकठिया बेचता था ना, नील की खेती करवा करवा ले जा रहा था अंग्रेज लोग, वैसी उसी प्रकार से कर टैक्स लिया जाता जनता से। और इन्होंने बहुत सारा कर जो है थोप रखा था जनता पर, जनता इसे नाखुश था, किससे, घनानंद से। और कहा जाता है एक बार जो है चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र का रचना किया, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, 3 नाम मिलता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने जो है बहुत ही मस्त ग्रंथ कह सकते हो, क्वेश्चन बहुत बनता है, किस ग्रंथ का रचना किया था, अर्थशास्त्र का। किसका, अर्थशास्त्र का रचना किसने किया, चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, एक ही नाम है तीनों का, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का अध्यापक था, ठीक है, कौन, चाणक्य। एक बार आता है किसके यहाँ, मगध साम्राज्य आता है, और इसके समय जो है, किसके समय, घनानंद के समय। घनानंद के समय जब आया, ठीक है, अब मान लो शिक्षक है, सपोज दैट अध्यापक है, तो कितना इज्जत होता है, वो कि जो है विश्वविद्यालय के, तक्षशिला विश्वविद्यालय का अध्यापक था, आया तो घनानंद के यहाँ आया ना, इसे अपमानित कर दिया गया घनानंद के द्वारा। और अपमानित जब कर दिया गया, फिर वापस लौट के चला गया। और ये जो है चाणक्य, और इस अपमान का बदला लिया इन्होंने। कैसे बदला लिया, इस नंद वंश का खात्मा करके ही बदला लिया। कैसे किया, इसका एक शिष्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं पर पढ़ रहा था, ठीक है। तो जो सबसे तेज विद्यार्थी होता है, ठीक है, तो मतलब टीचर चाहता ओह इसको बना दे, ऐसे बना दो, ऐसे बना। तो क्या करा इन्होंने, सोचा वहां हमको गड़बड़ कर दिया है। घनानंद उसको अपमानित जो किया, अपमान का बदला लेने क्या करा, इन्होंने अपने शिष्य जो है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर फिर से आकर चढ़ाई करता है, कब जानते हो, और इस 322 में। लेकिन इससे पहले 326 ईस्वी के आसपास जो है भारत में सिकंदर का आगमन होता है। सिकंदर का विदेशी शासक है, ठीक है, और यूनानी शासक है। और इसका जब आक्रमण होता है, इस समय व्यवस्था उथल पुथल हो गया था, सिस्टम खराब हो गया था सारा का सारा। एक तो घनानंद कमजोर, इससे जनता नाखुश, साथ ही साथ सिकंदर का आक्रमण। तो इस बीच में मौका का फायदा उठाया कि किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अपने गुरुजी चाणक्य के साथ आता है, और 322 ईस्वी पूर्व में घनानंद की हत्या करके जो है यहाँ पर मौर्य वंश की नींव डालती है। और मौर्य वंश के समय में ही यह मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर चला गया, सबसे एकदम फूला फला विकसित हुआ, याद रखना, ठीक है। तो ये अपमान वाला कॉन्सेप्ट रहा क्लियर। चाणक्य आता है किसके दरबार में, घनानंद के दरबार में, और घनानंद के द्वारा उसे अपमानित कर दिया जाता है। फिर वह वापस अपमानित ही लौट जाता है, कहाँ, जहां उसका विश्वविद्यालय नहीं, तक्षशिला लौट जाता है, ठीक है। और वहां जो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से फिर 322 ईस्वी पूर्व में हमला करता है, आक्रमण करके, और गद्दी वहां का जो शासक था घनानंद, इसकी हत्या करके वहां पर जो मौर्य वंश का नींव डाला जाता है। और मौर्य वंश के समय में ही मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर चला गया।